हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SVN एजुकेशन। दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार एस्टर 2024 के क्वेश्चन पेपर को, जिसमें अभी तक के हम 50 क्वेश्चनों को अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके। आज उसके आगे के 50 और क्वेश्चनों को हम अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आंसर की है उसके डिस्कशन के साथ साथ जो भी जहाँ पर हमें नीड होगी वहाँ पर हम इसके व्याख्या को भी देखते हुए चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये आंसर की जो आई है आपकी, अभी तक इसकी रिवाइज आंसर की नहीं आई है। वहाँ पर आयोग में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो हम लोग के काफ़ी मतलब कि राइट नहीं थे, जो कि होने चाहिए। तो उसको भी जो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर भी हम उसको समझते हुए चलेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम वीडियो के आगे के अपने क्वेश्चन को। यहाँ पर जो स्टार्ट होंगे क्वेश्चन वो आपके होंगे 51 से क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा, लेकिन नंबर जो हमारा होगा वीडियो का वो क्या होगा, 51 होगा। तो 51 क्वेश्चन हमारा जो है उसमें पूछा गया आपसे, धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन आपके दे रखे, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, किसान विकास पत्र खरीदना चाहिए, मोटर खरीदना चाहिए, या फिर बैंक में फिक्स डिपॉजिट और किसान पत्र दोनों हों। तो यहाँ पर अगर है धन को बढ़ाने के लिए जो हमें करना चाहिए वो हमें या तो बैंक में फिक्स कर देना चाहिए डिपॉजिट करके, और या फिर क्या कहते हैं इस हम किसान पत्र जो है दोनों खरीद के जो है अपने धन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है। उसमें पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन ठंडा रंग है। अब ये बताना है आपको इनमें से कौन सा ठंडा रंग है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा वो आपका दे रखा है हरा यानी ग्रीन, फिर लाल है, नारंगी है, येलो है, यानी कि ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो। तो हम जानते हैं जो आपका रेड, ऑरेंज और येलो है ये कौन से आपके हॉट कलर होते हैं, यानी कि गर्म कलर होते हैं। बाकी आपका जो बचा हुआ ऑप्शन है हरा, नीला, ये सब क्या है आपके जो है कूल यानी कि ठंडे कलर है। तो ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, हरा। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, किस प्रकार के बैंक खाते में ब्याज नहीं मिलता है। बचत खाता है आपका, सावधि खाता है, चालू खाता है, या आवर्ती खाता है। तो जो आपका बचत खाता होता है, सावधि खाता होता है और आवर्ती खाता होता है, इनमें आपका जो है बचत यानी कि बैंक में जमा करने पे ब्याज आपको मिलता है। लेकिन जो चालू खाता होता है उसमें हमें किसी प्रकार का कोई भी जो है आपका ब्याज नहीं दिया जाता है। और इसमें जो है आपको बैंक में पैसा जमा करने और निकालने की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप मतलब महीने में कितनी बार भी पैसे जमा कर सकते हो और निकाल सकते हो। इसलिए जो है इस खाते पे किसी प्रकार का भी कोई ब्याज नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है, हल्के और महीन कपड़ों के लिए हमें क्या चाहिए, सिंगल स्टैंड यार्न चाहिए, प्लाई यार्न चाहिए, कार्ड यार्न चाहिए, कोई भी यार्न चाहिए, मतलब हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो हल्के और महीन कपड़े अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें सिंगल स्टैंड यार्न की आवश्यकता पड़ती है। सिंगल स्टैंड यार्न जो होता है आपका, ये क्या होता है, ये स्टेपल फाइबर एक सिंगल स्टैंड का होता है जो कि घुमावदार एक साथ मतलब एकल तंतु का बना होता है। तो इसको हम इस तरह के जो तंतु होते हैं उसको हम सिंगल स्टैंड यार्न कहते हैं। और वहीं अगर हम प्लाई यार्न की बात करें तो प्लाई यार्न में क्या होता है आपके, ये 2 या 2 से अधिक जो होते हैं ट्विस्टेड धागों का जो होता है आपस में जब मिला दिया जाता है तो उसको हम प्लाई यार्न कहते हैं। और इसी में अगर हम 2 या 2 से अधिक प्लाई यार्न को मिला देते हैं तो उसे हम क्या, कार्ड यार्न कह देते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर जैसे जैसे आपके यार्न की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका क्या होगा, कपड़ों का वजन और जो उसके महीन कपड़े होने चाहिए वो नहीं होंगे, मतलब वो उसका जो होता है घना हो जाएगा, तो वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा आपका क्या होगा, सिंगल स्टैंड यार्न ही जो होगा आपका क्या होगा, वो हल्का और महीन कपड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा 55 यानी कि 55 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, शारीरिक माप से पैटर्न बनाने को कहते हैं, क्या कहते हैं, वस्त्र बनाना कहते हैं, ड्राइविंग कहते हैं, नमूना बनाना कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो जब हम शारीरिक माप से कोई पैटर्न बनाते हैं उसको हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 हमारा क्वेश्चन है, टेक्सटाइल उद्योग की समस्याएं हैं। अब टेक्सटाइल उद्योग जो है आपका यानी प्रॉब्लम ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर, क्या है आपको ये बताना है। जो आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वहाँ की क्या क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए गुणवत्ता आप है, ये एक तरह की प्रॉब्लम है। अगर गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी टेक्सटाइल के उद्योग की तो भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर ये भी आपका ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। कीमत भी एक प्रॉब्लम आपकी है, मतलब कि अत्यधिक कीमत होना, अगर कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं और उसकी कीमत अधिक है, या फिर अगर मान लीजिए क्वालिटी अच्छी है और कीमत सही बहुत कम है, तो फिर इस तरह की चीज़ें जो है ये आपके टेक्सटाइल उद्योग के लिए समस्या हो सकती है। इसके अलावा बाजार भी जो है डिपेंड करता है टेक्सटाइल के एक समस्या के ऊपर। अगर क्या कहते हैं बाज़ार में इसका क्या
अब बाज़ार में क्या रिस्पॉन्स है, कैसा रिस्पॉन्स है, किस तरह की मार्केट है, और इस सब चीज़ों को मतलब एक तरीके से आपका देखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है उस पे इफ़ेक्ट करती हैं। कुल मिला के अगर आप बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी आपका बिज़नेस है या कोई भी आपका उद्योग है, तो वो उसमें गुणवत्ता, कीमत, बाज़ार, ये सभी चीज़ें जो है मायने रखती है। सब चीज़ें जो है आपकी समस्याएँ उत्पन्न करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर, यानी कि इनमें से सभी वाला आंसर हम चूज़ करेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन आता है 57। इसमें पूछा गया आपसे कपड़े संग्रहित किए जाते हैं। कपड़े संग्रहित किए जाते हैं तो सूखे सब हम कपड़ों को संग्रहित करते हैं, सही बात है। फिर इसके अलावा अगर हम साफ़ स्वच्छ कपड़े की बात करें तो साफ़ स्वच्छ ही कपड़े हम संग्रहित करते हैं, यानी कि स्टोर करते हैं। अलमारी में हम कपड़े कब रखते हैं, सुखा कर, साफ़ स्वच्छ करके। और मुड़े हुए कपड़े भी आप एक तरीके से रख सकते हैं, बस वो बाकायदा क्या होना चाहिए, आपके साफ़ स्वच्छ मतलब सूखे होने चाहिए। तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो इसका सही 4th ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा 58 क्वेश्चन नंबर है, परंपरागत कढ़ाई में सजावटी छवि प्रयुक्त किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है जो आपकी परंपरागत ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है उसमें किस तरह की सजावटी छवि प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें अगर हम बात करें तो आप जानते हो फूल, पत्ती, देव देवता, पशु पक्षी, मतलब इन सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन हमारे क्या है, फूल है, पशु है, पक्षी है, देवी देवता है, इन सभी, यानी कि हम सभी वाले ऑप्शन के साथ इसमें भी जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि परंपरागत जो कढ़ाई होती है उनमें हम फूल, पत्ती, पशु पक्षी, देवी देवता, इन सभी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 59 है, निम्न घनत्व वाले कपड़ों में आपको बताना है, जो निम्न घनत्व वाले कपड़े होते हैं उसमें क्या होता है, अच्छी पहना होती है, यानी कि मतलब कहने मतलब यहाँ पर है हैव गुड हैंड। या फिर इसके बाद अगर सेकंड ऑप्शन देखा जाए तो जगह कम घेरता है। फिर इसके बाद आपका है कम वजन होता है, कोई नहीं। तो देखिए निम्न घनत्व, यानी कि घनत्व की बात करते तो मतलब एक तरह से आप कह सकते हो गजीन। तो यहाँ पर जो है अगर कोई चीज़ जिसका घनत्व निम्न होगा, कम होगा, तो उसका वजन भी क्या होगा, कम होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कम वजन होता है। निम्न घनत्व वाले कपड़ों में कैसा जो होगा आपका, वो कम घनत्व, कम वजन वाला कपड़ा होगा वो आपका। और तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कसीदाकारी। कसीदाकारी जो है कहाँ की प्रसिद्ध कढ़ाई है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो है आपका, हाँ पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कश्मीर की है, मणिपुर की है, या फिर आपकी कर्नाटक की है, या फिर पंजाब की है। तो जो आपकी कशीदाकारी कढ़ाई होती है वो हमारी कहाँ की प्रसिद्ध कढ़ाई है, कर्नाटक की है, सॉरी कश्मीर की कशीदाकारी। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बोल दिया कर्नाटक, तो कर्नाटक की अगर हम कढ़ाई की बात करें तो कर्नाटक की कढ़ाई जो तो कसूती होती है। तो कसूती और कशीदाकारी में थोड़ा ये आपको ध्यान रखना है, कई बार जो बच्चे कन्फ्यूज आते हैं या फिर दिमाग में ये चीज़ नहीं आती। तो अगर कसूती पूछा जाए तो आपका कर्नाटक की है, और कशीदाकारी पूछा जाए तो आपकी कश्मीर की है। इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आपकी फुलकारी जो है प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सामूहिक खेल सूचक है, किस चीज़ का सूचक है, प्रेम व स्नेह का सूचक है, लड़ाई झगड़े का सूचक है, प्रतिस्पर्धा का सूचक है, या फिर विकसित सामाजिकता का सूचक, डेवलप्ड सोशबिलिटीज़ का जो ये सूचक है। इसलिए है क्योंकि जो सामाजिकता होता है उसका विकास हम जो है अपने खेल के थ्रू हमारे होता है। तो सामूहिक खेल जो होते हैं ये आपके इसमें विकास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। 62 क्वेश्चन हमारा है, पालोव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है पालोव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हमारा है अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया के नाम से, या फिर संबंध प्रतिक्रिया के नाम से, या शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से, या फिर इनमें से सभी। तो जो प्लानो का नियम है वो आपका क्लासिकल कंडीशनली के नाम से ज़्यादा कंडीशनल के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया जो होती है वो क्या हो जाएगी, आपकी सही आंसर हो जाएगा आपका अनुकूलित अनुक्रिया, यानी क्लासिकल कंडीशनलिंग। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 क्वेश्चन हमारा है, पालों के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात उपस्थित भोजन है, क्या है, अनुबंधित अनुक्रिया है, अनुबंधित उद्दीपक है, या फिर अस्वाभाविक उद्दीपक है, इनमें से कोई नहीं। तो पालों के जो प्रयोग था उसमें जो ध्वनि उत्पन्न की जाती थी, घंटी जो बजती थी, उसके बाद जो भोजन मिलता था वो आपका क्या था, वो आपका एक तरह का आपका ये अनुबंधित
उद्दीपक था। अनुबंधित उद्दीपक मतलब कि ये उद्दीपक का मतलब है जो आपको स्टिमुलेट किया जाता था। तो उसमें आपको भोजन, जैसे जब घंटी बजती थी तो जो है आपके डॉग जो था उसको मालूम चल जाता था कि अब जो है भोजन हमें मिलेगा। तो ये जो संबंधित था, किससे संबंधित था? आपका अनुबंधित उद्दीपक के नाम से था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 क्वेश्चन हमारा है, समायोजन से मिलता जुलता शब्द है। आपको बताना एडजस्टमेंट जो है उससे मिलता जुलता शब्द क्या है? सिमिलर जो है। ऑप्शन हमारे हैं आत्मसत्करण है, या फिर वातावरण के साथ अनुकूलन है, समंजन या समंजस है आपका, जैसे हम फिर इसके बाद आपका ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका क्वेश्चन है, अगर हम बात करें समायोजन की, तो समायोजन का जो मिलता जुलता शब्द है वो आपका क्या है? वो है वातावरण के साथ अनुकूलन। वातावरण के साथ अनुकूलन बिठाना ही आपका समायोजन कहलाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन आता है 65 में पूछा गया, वेंडूरा के सामाजिक अवलोकन अधिगम सिद्धांत में ध्यान, अवधारणा, प्रेरणा इनमें से सभी। तो वेंडूरा के सामाजिक अवलोकन अधिगम सिद्धांत में ध्यान है आपका, अवधारणा है, प्रेरणा है, इनमें से सभी। तो यानी कि इनमें से सभी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? किस पे बल देता है? प्रकृति पे बल देता है, पोषण पे बल देता है, अनुकूलन पर बल देता है, या पाठ संशोधन पर बल देता है? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है वो किस घटक पे बल देता है? वो देता है आपके पोषण पे। इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर माना गया है वो पोषण माना गया है, जबकि यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर जो क्लियर नहीं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेटों ने इसका अनुकूलन आंसर भी माना है, प्रकृति भी माना है। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर पूछा है सामाजिक अधिगम यानी कि जो थ्योरी है आपको सोसाइटी सोशल लर्निंग की बात की जाए, तो सोशल लर्निंग जो होती है वो क्या होती है? आप अपने प्रकृति में रह के ही सीख सकते हो सोशल लर्निंग के बारे में। तो यहाँ पर जो है मेरे अकॉर्डिंग तो इसका नेचर आंसर होना चाहिए, पर इसका आंसर जो आयोग ने मांगा है वो क्या माना है? पोषण माना है। अब जब रिवाइज आंसर किया जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पर पोषण मतलब प्रकृति को इसलिए माना क्योंकि सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात की गई है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात की है, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत पे बल जो है, यानी कि आप जो समाज है, समाज आपका क्या कहाँ होता है? आप जो प्राकृतिक होती है, आपकी जो प्रकृति, उसी में आपके पेड़ पौधे, व्यक्ति, एनिमल, सब कुछ चीज़ें उसी में आती हैं, और उसी में रह के हम जो है समाज का जो है समाज की चीज़ों लर्न करते हैं। इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग प्रकृति को यहाँ पर प्रीफर कर रही हूँ इस आंसर का सही आंसर। बट आयोग के आंसर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उन्होंने पोषण मान रखा। अब देखिए आंसर की में रिवाइज आपका क्या आता है, जो कि क्या कहते हैं मतलब मेरे अकॉर्डिंग था, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, और उसका लिंक भी आपको मैंने क्लियर कर दिया क्यों इस चीज़ का आंसर प्रकृति होना चाहिए। अगर यहाँ पर अनुकूलन की बात करें तो बच्चों ने अनुकूलन भी लगा रखा, तो वो सबके ने अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर को अटेंड किया। बट अगर एग्जैक्ट हम आंसर की बात करें सामाजिक अधिगम की, यानी सामाजिक अधिगम की बात ही हो गई सोशल लर्निंग की बात, और सोशल लर्निंग जो समाज में रह के की जाती है वही आपकी सोशल लर्निंग कहलाती है। और समाज किससे तैयार होता है? आपके प्रकृति में तैयार होता है। प्रकृति क्या होती है? प्रकृति में आपके पेड़ पौधे, जितनी भी आपके नेचर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मैन, एनिमल, सब चीज़ें आपकी प्रकृति में ही जो है आती हैं। तो इनसे मिलकर आपका जो समाज तैयार होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर मुझे करेक्ट लग रहा था, इसलिए मैंने आपको इसका आंसर जो है फर्स्ट माना है। 67 क्वेश्चन जो है, बंडूरा का अवलोकन अधिगम किस पर बल देता है? सामाजिक अपेक्षाओं के संचार में बल देता है, अनुकूलन के कारण व्यवहार में परिवर्तन पर बल देता है, दंड एवं पुरस्कार पर बल देता है, या फिर आपका अनुकरण और मॉडलिंग की प्रक्रिया पर बल देता है? तो बंडूरा का जो अवलोकन अधिगम है वो आपका अनुकरण और मॉडलिंग की प्रक्रिया पर बल देता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष,
तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। अब यहाँ पर मेंटल एज की बात की गई है आपकी और एक्चुअल एज की बात की गई, और इसका आपको इसका आईक्यू निकालने के लिए इसका फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो आप आसानी से इसका जो है आईक्यू निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें आईक्यू की, तो आईक्यू इज इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, आपका मेंटल हेल्थ और आपका एक्चुअल जो हेल्थ होगी वो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, आपकी 100 हो जाएगी। या एक्चुअल एज का को हम करंट एज से भी सिम्बलाइज करते हैं, सी से भी। तो यहाँ पर एक्चुअल एज लिखा है यानी कि करंट एज की बात है। तो आपकी मेंटल एज जो थी वो कितनी है, आपकी 5 दे रखी है, और आपकी जो करंट एज या फिर एक्चुअल एज है वो कितनी है, आपकी 4 है। मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा आपका। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका कट होके क्या जाएगा, 25 आ जाएगा 4 से डिवाइड करने पे। तो 25 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा आपका, 125 हो जाएगा, यानी कि 125। तो आंसर जो आपका आएगा उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए, 125 होनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम। पहले ही ऑप्शन आपका 125 दे रखा है, तो आंसर आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका 80, 120, 100 ये सब कुछ भी नहीं होगा। सही आंसर आपका 125 होगा, यानी कि 125 आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा है, मानव व्यवहार के संदर्भ में प्रक्षेपण शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। जेम्स ने किया, फ्रायड ने किया, युंग ने किया, कैटल ने किया। तो मानव व्यवहार में अगर हम बात करें प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है फ्रायड ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन हमारा है, फ्रायड की व्यक्तित्व अध्ययन विधि कहलाती है, क्या कहलाती है, वस्तुनिष्ठ विधि कहलाती है, प्रक्षेपण विधि कहलाती है, मनोविश्लेषण विधि कहलाती है, आत्मनिष्ठ विधि कहलाती है। तो फ्रायड की आपकी जो व्यक्तित्व अध्ययन की विधि है वो आपकी मनोविश्लेषण विधि कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है। 71 में आपसे पूछा गया, मूल्यों के वर्गीकरण के सम्मिलित नहीं, मूल्यों के जो है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं, आपको वो बताना नहीं पूछा गया है, यानी कि नॉट वैल्यू में जो आपका इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अ क्लासिफिकेशन ऑफ द वैल्यूज़। तो ऑप्शन हमारे हैं, पहला आपका आध्यात्मिक मूल, फिर है यन कैन प्राकरण धनार्जन का मूल, नैतिक मूल, संस्कृति मूल। देखिए आपका आध्यात्मिक मूल, नैतिक मूल, संस्कृत मूल, ये सभी मूल्य जो है आपके मूल के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यन कैन प्राकरण धन अर्जन का मूल की कहीं भी बात नहीं की जाती है, तो ये जो है आपका नहीं होगा। तो मतलब कि नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 हमारा क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों में पाई जाती है, प्रतिभाशाली बालकों में क्या पाया जाता है, आपको ये बताना है। निषेधात्मक विशेषताएं पाई जाती है, सकारात्मक विशेषताएं पाई जाती है, निषेधात्मक विशेषताएं और सकारात्मक विशेषताएं पाई जाती है, कम निषेधात्मक या अधिक तथा अधिक सकारात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें कम निषेधात्मक और अधिक मतलब अधिक सकारात्मक विशेषताएं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड फोर्थ क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है मतलब कि उनमें सकारात्मकता की जो अधिकता होती है और नेगेटिविटी की क्या होती है, लेस यानी कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 क्वेश्चन हमारा है, बुद्धि के सामान्य तत्व जी तथा विशेष तत्व एस के बारे में किसके द्वारा बताया गया है। आपको यहाँ बताना है जनरल प्रिंसिपल और स्पेशल जो इंटेलिजेंट था उनके बारे में क्या कहते हैं, जो बात की वो किसने की है, स्पेयरमैन ने की है, बिने द्वारा की गई है, टर्मन ने द्वारा की गई या थर्स्टन द्वारा की गई है। तो बुद्धि के समान तत्व अगर हम बात करें जनरल और स्पेशल इंटेलिजेंट की जो बात की है वो की है आपके स्पेयरमैन ने। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के अवस्थाओं में सामाजिक मापदंडों से अनुरूपता डैश में देखी जाती है, किस में देखी जाती है, आपको ये बताना है। उत्तर प्रारंभिक अवस्था में, पूर्व प्रारंभिक अवस्था में, या फिर आपका नैतिक परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात, या फिर पारस्परिक अवस्था में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, पारस्परिक अवस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, इसका सही हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, उच्च संस्थागत काल अनुक्रमिक रूप से वर्गीकृत और पदानुक्रमित रूप से संचित
शिक्षा प्रणाली को कहा जाता है? औपचारिक शिक्षा प्रणाली, अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा या फिर वयस्क शिक्षा। तो देखिए, उच्च संस्थागत की बात कर रहे हैं हम, काल अनुक्रमिक रूप से वर्गीकृत और पदानुक्रमित रूप से संचित शिक्षा प्रणाली की बात करें तो ये आपका गृह विज्ञान और प्रसार शिक्षा यानी कि होम साइंस और एग्रीकल्चर एजुकेशन के अंतर्गत मतलब आपका जो ऐसी प्रणालियाँ आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका? से हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप सोच सकते हो कि ये आपका एक तरह से फॉर्मल एजुकेशन भी हो सकता है, पर फॉर्मल एजुकेशन जो उच्च संस्थागत क्रमानुकृत से वर्गीकृत है तो वो आपका, लेकिन पदानुक्रमित रूप से संचित शिक्षा की बात कर दी गई, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, जो कि आपका आयोग के थ्रू भी करेक्ट माना गया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा है, शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। आपको बताना है शैक्षिक मार्गदर्शन जो है प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो है प्रशासित क्षेत्र में यानी कि एडमिनिस्ट्रेट स्टूडेंट्स में, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट एरियाज हो गया यानी प्रशासित क्षेत्र। फिर है आपका समाज के सभी लोग, ग्रामीण लोग या फिर ग्रामीण और शहरी दोनों। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रशासित क्षेत्र यानी कि एडमिनिस्ट्रेट स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 क्वेश्चन नंबर हमारा है, पाठ्याचार्य नियोजन उप प्रणाली का एक भाग है, शैक्षिक प्रबंधन का, शैक्षिक सुविधा का, शैक्षिक संचार का या फिर शैक्षिक गतिविधि का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शैक्षिक प्रबंधन का। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? एजुकेशनल मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन 78 क्वेश्चन हमारा है, वह जानकारी जो एक संचारकर्ता अपने दर्शकों द्वारा प्राप्त करना, समझाना और स्वीकार करना चाहता है वो क्या कहलाता है आपका? एक संदेश कहलाता है, एक्शन कहलाता है, राय कहलाता है, व्यवहार कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है आपका? एक संदेश कहलाता है यानी मैसेज कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 क्वेश्चन हमारा है, संचार अध्ययन में कुल संचार पैटर्न हैं, एक चक्र, श्रृंखला, पहिया, इनमें से सभी। तो संचार अध्ययन में अगर हम बात करें जो कुछ संचार पैटर्न होते हैं वो क्या होता है आपका? एक चक्र होता है, श्रृंखला होती है यानी कि इसकी एक श्रृंखला बनी होती है आपकी 1 बाय 1, और एक पहिया। तो ये इनमें से सभी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा है, भारत में विस्तार शिक्षा के जनक हैं यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन के कौन जनक है आपको ये बताना है। ऑप्शन हमारा है जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर के.एन. सिंह है, बी.के. रॉय हैं या फिर इनमें से सभी। तो एक्सटेंशन एजुकेशन के जो जनक हैं वो आपके क्या हैं? डॉक्टर के.एन. सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 क्वेश्चन हमारा है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है खेत, घर और ग्राम समुदाय का विकास करना, ग्रामीणों को अपने प्रयासों में सुधारना, ग्रामीणों के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करना, इनमें से सभी। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम में ये सभी उद्देश्य आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ग्रामीण विकास में समस्याओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। किसके संदर्भ में? ग्रामीण विकास की समस्याओं के संदर्भ में। सोचने का पारंपरिक तरीका, अच्छी ग्रहण शक्ति, आत्मविश्वास की कमी, अनभिज्ञ आवश्यकताओं का अस्तित्व। तो ऑप्शन जो है आपका अच्छी ग्रहण शक्ति जो है ये किस तरह की कोई समस्या नहीं है, जबकि यहाँ समस्याओं की बात की गई, बाकी सब आपकी समस्या के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 क्वेश्चन नंबर हमारा है, प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत सभी छोटी जाति वाले और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹100 की निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। 1000, 2000, 3000 या फिर 4000। तो 60 वर्ष के बाद जो उन्हें पेंशन प्राप्त की जाएगी वो कितने की जाएगी? आपकी 3000 की जाएगी। प्रधानमंत्री
मानधन योजना के तहत। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 हमारा है, इन मनरेगा एम स्टैंड फॉर, यानी कि मनरेगा में जो एम है वो इंगित करता है, क्या इंगित करता है, मनमोहन सिंह को इंगित करता है, या महात्मा गांधी जी को इंगित करता है, मायावती को इंगित करता है, या फिर ममता बनर्जी को इंगित करता है। तो एम जो है मनरेगा में वो महात्मा गांधी जी को इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नेसरिंग या फिर अनौपचारिक नेतृत्व चयनित करने में उपयोगी सिद्ध होगी। निष्पादन परीक्षण, समाज नीति परीक्षण, साक्षात्कार या फिर कार्य साधक क्षमता परीक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा समाज नीति। ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। 86 क्वेश्चन हमारा है, पंचायती राज किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, 1959 में, 1956 में, 1953 में, 1950 में। तो आपका पंचायती राज जो था उसका प्रारंभ जो हुआ था वो आपका होता 1959 में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 क्वेश्चन हमारा है, लोग विकास कार्यक्रम को जल्दी अपनाते हैं, लोग जो है वो विकास कार्यक्रम को जल्दी अपनाते हैं किस कंडीशन, जब उन्हें इस काम के पैसे दिए जाते हैं, जब दूसरे व्यक्ति उन्हें बताते हैं, जब उन्हें आवश्यकता की अनुभूति होती है, जब उन्हें मजबूर किया जाता है। तो भाई जब भी कोई लोग मतलब व्यक्ति है या कोई भी लोग की अगर हम बात करें तो कोई भी तरह का विकास हो उसको वो तभी अपनाएंगे जब उस विकास की उन्हें आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाए, यानी कि जब उन्हें आवश्यकता की अनुभूति होगी तो वो क्या करेंगे, विकास कार्य को जल्दी अपनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति का अपने मातृ भाई की निसंतान विधवा के साथ विवाह है, पहला है आपका लेविरेट, सोरोरेट या फिर सोरोरॉल, पॉलीगायनी या फिर पॉलीगायनी। तो एक व्यक्ति जो कि अपने मरे हुए भाई की विधवा जिसकी कोई संतान नहीं है उससे विवाह करता तो उसको हम लेविरेट के नाम से जानते। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 क्वेश्चन हमारा है, युवा पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस संबंध में परिवार डैश की एक एजेंसी है, प्राथमिक समाजीकरण की, माध्यमिक समाजीकरण की, प्राथमिक एवं माध्यमिक समाजीकरण की या तृतीय समाजीकरण की। तो यहाँ पर परिवार जो है वो क्या है, प्राथमिक समाजीकरण की जो है एक एजेंसी कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 90 क्वेश्चन हमारा है यानी कि 90 नंबर, वैवाहिक संघर्ष में ये घटनाएं शामिल हैं, खुशी, सुलह करना, कड़वा एवं गुस्सेल, समझौतावादी। तो इसका सही आंसर है वैवाहिक संघर्ष की बात की जा रही, संघर्ष में क्या हो जाएगा आपका कड़वा और गुस्सेल वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो आपके संघर्ष के हैं नहीं, ये सब तो अच्छे से चीज़ें हैं जो है, खुशी हो गई, सुलह करना हो गया, समझौतावादी हो गई, लेकिन इसमें आपका संघर्ष उत्पन्न करने वाली घटना जो है वो क्या है वैवाहिक जीवन में, कड़वा या फिर गुस्सेल। 91 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वैवाहिक असमंजस के लिए जिम्मेदार है, रिश्ते में टकराव, असमंजस में जिम्मेदार की बात की गई है, इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है। रिश्ते में टकराव, साझेदारी में अभिमान, साझेदारी में प्रभावी संचार की कमी, आपसी सौहार्द पर आधारित रिश्ता। तो यहाँ पर जो है आपसे जो है असमंजस की स्थिति आपकी किस कंडीशन में होगी, जब रिश्ते में टकराव होगा, साझेदारी में अभिमान होगा, साझेदारी में प्रभावी संचार की कमी होगी। तो ये तीन आपके सही, बाकी डी वाला तो आपका असमंजस के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ABC वाला ऑप्शन जो है आप देख लें किस में है, ABC वाला ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है जो कि आपका करेक्ट है, जबकि आयोग द्वारा आपका माना गया है CDA, जबकि डी आपका किसी तरह का असमंजस के लिए जिम्मेदार नहीं है। बाकी आपके तीन ऑप्शन हैं तो इसलिए हम ABC की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जब संतान को पिता का नाम विरासत में मिलता है तो परिवार कहलाता है, पिता के नाम से अगर कोई जो है वंश चल रहा है उसे हम किस नाम से जानते हैं, एक संरक्षक के नाम से, वैवाहिक के नाम से, पितृवंशी के नाम से या पितृसत्तात्मकता के नाम। तो इसे हम जानते हैं पितृवंशी के नाम से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 क्वेश्चन नंबर हमारा है,
कपल्स के बीच झगड़े को कैसे सुलझाया जा सकता है? अलग रहकर सुलझाया जा सकता है? नहीं। एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताकर, ये तो आपका सही है, हैं? लेकिन अभी हम आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। अहंकार प्रदर्शित करके, आपस में बहस करके। तो आप कपल्स के बीच झगड़ों को सुलझाने के लिए एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताते हैं, तो उनके आपस के संबंध जो हैं अच्छे होते हैं, मधुर होते हैं और उनके जो झगड़े भी हो सुलझ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 94 है। घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट उपधारा 1 के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन को निम्नलिखित अवधि के अंदर निपटाने का प्रयास करेगा। पहली सुनवाई की तारीख के 60 दिन के अंदर, पहली सुनवाई की तारीख के 90 दिन के अंदर, पहली सुनवाई की तारीख के 120 दिन के अंदर, या फिर पहली सुनवाई की तारीख से 1 वर्ष के अंदर। तो ये पहली सुनवाई के तारीख के 60 दिन के अंदर निपटाने का जो है प्रयास करा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यानी 1955 की धारा 19 के तहत वैवाहिक मामले में याचिका दायर की जानी है, जहां याचिका की प्रस्तुति के समय प्रतिवादी रहता है, जहां विवाह के पक्षकार अंतिम बार एक साथ रहते थे, या फिर यदि पत्नी याचिका करता है तो याचिका प्रस्तुत करने की तिथि पर वह कहाँ रह रही है। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 96 है। इनमें से कौन मानसिक रोग से संबद्ध नहीं है? यहाँ पर बताया जो मानसिक रोग से संबंधित नहीं है, आपको वो बताना है। विच वन ऑफ द नॉट रिलेट विद अ मेंटल इलनेस? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका है वंशानुक्रम, बचपन के अनुभव, मस्तिष्क में परिवर्तन, रूमेटिक फीवर। तो रूमेटिक फीवर जो है वो आपका जो है मानसिक रोग से संबंधित नहीं है। बाकी आपके वंशानुक्रम भी हो सकता है, बचपन के अनुभव हो सकते हैं, मस्तिष्क में परिवर्तन, ये सभी जो है मानसिक रोग से आपके संबंधित हो सकते हैं। तो नहीं पूछा गया, तो आपका 4th नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 97 है। कौन सा मानसिक रोग नहीं है? गठिया नहीं है, मिर्गी नहीं है, न्यूरोसिस नहीं है, या फिर मनोविकृति नहीं है। तो मानसिक रोग जो है आपका गठिया नहीं है। गठिया आपके घुटने में होने वाली यानी बीमारी है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उन्होंने नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। और 98 जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है, कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है यदि वह चिंतित है, अवसाद और प्रसन्नता के बीच मूड में उतार चढ़ाव होता है, अत्यधिक खुश होना, या फिर अत्यधिक बातूनी होना। तो देखिए, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति वो होता है जिसका जो अवसाद और प्रसन्नता के बीच में मूड में उतार चढ़ाव जो है जल्दी जल्दी होता है। तो यानी कि जो चिंता है, चिंता हर व्यक्ति को होती है, किसी को छोटी बड़ी। तो ये किसी तरह का मानसिक विकार नहीं है, और ना ही अत्यधिक खुश होना भी किसी तरह का जो है आपका मानसिक जो है बीमारी के अंतर्गत आता है, और ना ही आपका बातूनी होना, बल्कि अवसाद यानी कि आपका जो अवसाद यानी एक तरह से चिंता हो गई आपकी, वो अवसाद और प्रसन्नता के बीच मूड में जो उतार चढ़ाव होता है वो आपका एक तरह से क्या है? मानसिक बीमारी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन हमारा है। बुढ़ापा एक काल है, कैसा है? गिरावट का काल है, स्थिरता का काल है, गिरावट व स्थिरता दोनों का काल है, इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा जो होता है वो आपका गिरावट का काल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन है। आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपके अब आपके जो है प्योर होम साइंस के क्वेश्चन ना मिलकर उसमें आपको रीजनिंग क्वेश्चन भी मिलेंगे, कुछ जनरल स्टडी के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। तो ये सारे क्वेश्चन रहेंगे जो कि हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी भी आगे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 100 जो लास्ट है उसको भी एक बार फिर से देखते हैं, मतलब फिर से क्या देखते हैं, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, एकल मातृत्व का कारण है। क्या कारण है एकल मातृत्व का? पृथक्करण है, या फिर पति की मृत्यु है, तलाक है, इनमें से सभी है। तो एकल मात्रा का हम जानते हैं कारण जो है आपका पृथक्करण भी हो सकता है, पति की मृत्यु हो गई तब भी एकल मात्रा का कारण हो सकता है, तलाक हो सकता है, इनमें से सभी वाला आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।